हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा जग। आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है मेडिकल दैट वी मीट। इस ड्रामा में हमें एक आदमी की स्टोरी बताई जाती है जिस कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा एक दूसरे आदमी के अंदर चली जाती है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक आदमी का एक्सीडेंट होते देखते हैं जिसका नाम सॉन्ग हुलचुल होता है, जिसे हम सॉन्ग कहेंगे। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग ऑल अबाउट इकोनॉमी शो में गेस्ट के रूप में आया होता है। इंटरव्यू शुरू होता है और होस्ट हान जुंग हुन कहता है कि मिस्टर सॉन्ग सिनेमा गंगम ब्रांच के मैनेजर हैं और आज हमारे शो का टॉपिक है मिड साइज कंपनी को कैसे बचाएं। मिस्टर सॉन्ग, आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्हें बचाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है। क्या कोई तरीका है जिससे हम इन कंपनियों को बचा सकते हैं? जहां सॉन्ग को सामने लगी स्क्रीन पर देखकर पढ़ना होता है जिसमें लिखा होता है कि सरकार उन कंपनियों की मदद करेगी, लेकिन सॉन्ग अपने विचार बताता है कि कोई रास्ता नहीं है। कंपनीज जिन्हें बचाया नहीं जा सकता उन्हें हटा देना चाहिए, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उन कंपनियों की मदद कर सके जिन्हें बचाया जा सकता है। बैंक उन कंपनियों की मदद करती है जो जिंदा होती, ना कि मरी कंपनियों को जिंदा करती है। उसके बाद हमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसे जियो हुन और उसके पति सॉन्ग हुलचुल साथ में चलाते हैं। इस सॉन्ग को हम सेकंड सॉन्ग कहेंगे। पहले सॉन्ग को हम सिर्फ सॉन्ग या मिस्टर सॉन्ग कहेंगे। सेकंड सॉन्ग की बीवी को हम जो कहेंगे, जो टीवी पर मिस्टर सॉन्ग का इंटरव्यू देखती है और उसे पता चलता है कि उसके पति और मिस्टर सॉन्ग दोनों के नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम है। मिस्टर सॉन्ग सोल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। वो कोरिया के सबसे यंग सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। उन्होंने 2010 से 6 बैंक ब्रांच को संभाला है। उसके बाद हम सॉन्ग को मिस्टर किम के साथ देखते हैं। मिस्टर किम बैंक प्रेसिडेंट होते हैं जो सॉन्ग से कहते हैं, तुम बिना सपोर्ट के आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें चीफ डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा, तब तुम चेयरमैन ली को $300 मिलियन एक महीने के लिए देना। उसके बाद हम सॉन्ग के घर का सीन देखते हैं जहाँ हम सॉन्ग की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम सुन हुई जिन होता है, जिसे हम जिन कहेंगे। जिन के हाथों में डिवोर्स के पेपर होते हैं। वह सॉन्ग से डिवोर्स चाहती है। जिन सॉन्ग के कमरे में कॉपी लेकर आती है तब सॉन्ग कहता है कि तुम किस बात के लिए दुखी हो, हमारी रिलेशनशिप को लेकर या मुझसे? तुम अपनी स्टोर की जॉब छोड़ दो, इससे कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन इससे हमारा रिश्ता और खराब नहीं होगा। मैं फ्यूचर में बड़ी चीजें करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मेरी वाइफ एक स्टोर में काम करती है। जिस पर जिन कहती कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। क्या अब मुझे जॉब करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या मेरे पास इतना भी फ्रीडम नहीं है? जिस पर सॉन्ग कहता, फ्रीडम तुम्हारे इस फैमिली में जो रूल है उसे पूरा करो मेरी तरह। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे काम के लिए मुझे बहुत सारी औरतें मिल सकती हैं। जिस पर जैन कहती है, मैं अपने आप को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तुम कहते हो तुमने मुझे फ्रीडम दिया, लेकिन मैं इसे फील नहीं करती। जिस पर सॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इस जॉब के कारण मेरी सोशल स्टेटस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और तुम मेरे दोनों बच्चों को निगलेक्ट करोगी, मुझे शर्मिंदा मत करो। जिस पर जिन कहती है कि शर्मिंदा? तुम्हें मेरे काम करने से शर्म आती है? तुम्हें किसने फ्रीडम दिया ऐसा सोचने का? मैं जॉब अलग रीजन से कर रही हूँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, तुम मुझे बेचैनी करते हो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, तो तुम इससे दूर रहो। इस पर सॉन्ग कहता है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम केवल अपने दिल की सुनती हो। ये बेमतलब की बात है, इसलिए तुम अभी तक स्ट्रगल कर रही हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम कौन सी सबसे बड़ी चीज को खो सकती हो? मुझे, सॉन्ग हुलचुल को। मैं तुम्हें ये आरामदायक जिंदगी दे रहा हूँ। तुम कितना कमा लेती हो उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। मैं थक गया हूँ, यहाँ से निकल जाओ। जिस पर जिन कहती, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गंदा पैसा, और वहां से चली जाती है। सॉन्ग गुस्से में डर्टी मनी कहते हुए बुक फेंक देता है। उसके बाद हम दूसरे सॉन्ग को देखते हैं जहाँ उसकी बीवी उसकी तारीफ करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सॉन्ग ने ये रेस्टोरेंट खरीदा है लेकिन इसकी अभी पूरी पेमेंट नहीं की। जो और सॉन्ग बहुत खुश हो रहे होते हैं सोचकर कि फाइनली ये रेस्टोरेंट उनके नाम पर हो गया है। घर जाते समय जो सॉन्ग को बताती कि उसने टीवी पर एक आदमी को देखा जिसका नाम और बर्थ डेट बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसके बाद दोनों मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई दूसरे सॉन्ग के रेस्टोरेंट के नाम पर लोन लेता है। उसके बाद हमें जिन के घर का सीन दिखाया जाता है। जिन अपनी बेटी सू को डांट रही होती है क्योंकि उसके बैग में सिगरेट का पैकेट मिला होता है। जिस पर सू कहती है कि ये उसकी फ्रेंड का है, ये उसने मेरे बैग में रख दिया था। जो कहती है, यदि ये झूठ हुआ तो मैं तेरा सर मड़वा दूंगी। सॉन्ग आकर कहता है कि तुम अपनी बेटी पर विश्वास करो। जब जीसू जाने लगी तो सॉन्ग कहता है कि पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, और कहता है कि ब्रेकफास्ट भगवान का गिफ्ट है तो इसे छूटते नहीं है। जिसके बाद सॉन्ग के फादर आते हैं जो कि हाथों में सिगरेट का पैकेट देखकर उससे कहते हैं कि क्या उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया? तुमने तो 20 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी ना। उसके बाद हम पहले सॉन्ग के घर का सीन देखते हैं जहाँ जिन आकर उससे ब्रेकफास्ट की कहती है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि उसकी मीटिंग है तुमने क्या कहा था? डट्टी मनी, क्या यही तुम्हारा फ्रीडम है? जिन वहां से
से चली जाती है, जिस पर सॉन्ग कहता है इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं। उसके बाद हम जिन के स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड ही कहती है कि क्या तुम्हें पता है गोल्ड मार्ट के ओपन होने के बाद हमारी सेल्स कम होगी, इसलिए हेडक्वार्टर से नई CEO आ रही हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक 6 साल का लड़का मॉल में खो गया है। जिन उसे खोजने चली जाती है। जिनको वह लड़का मिल जाता है, उस लड़के को एक आदमी आइसक्रीम ला कर देता है जिसका नाम सोंग मू होता है। उसके बाद हम सोंग को देखते हैं जो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। यहाँ सोंग कहता है कि जब तक मैं हूँ हमें ऐसे ही फ्रेंडली होकर रहना चाहिए, लेकिन असल में सभी स्टाफ मेंबर्स सोंग से डरते हैं जिन्हें सोंग की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। उसके बाद हम दूसरे सोंग के रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ वह बहुत खुश हो रहा होता है और जो उसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रेस्टोरेंट हमारा है। सोंग जो उसे पूछता है कि क्या वह अगले जन्म में भी उसके साथ जीवन भर रहेगी, जो कहती है मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे अलावा और कोई तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है। सोंग कहता है मेरे जैसा और कोई भी तो नहीं है। इसके बाद जो उसे दूसरे सोंग के बारे में बताती है और कहती है कि दूसरे सोंग की वाइफ कैसी होगी, वह हैंडसम रिच और स्मार्ट है, वह भी तुम्हारी तरह लॉयल होगा। इस पर सोंग कहता है कि कल तुमने कुछ भी देख लिया, तुम उसे भूल जाओ। जो कहती है कि क्या होता अगर तुम उसकी तरह सियोल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते। सोंग उससे से कहता है कि मैं भी उसकी तरह टीवी पर आता, जो लाइफ वो जी रहा वह मैं जीता, हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम है तो हमारी किस्मत भी सेम होती। मैं भी सूट और टाई पहनता, उसकी तरह जीता और अपने सर्वोटेंट को लात मारता। जो कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद हम पहले सॉन्ग को देखते हैं, उसे सेक्रेटरी को लात मार देते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था हर तरह के लोन की लिस्ट मेरे पास मत लाया करो, हम केवल क्विंगडोंग इंडस्ट्री और सवांग हॉस्पिटल के साथ काम करेंगे। जिस पर सेक्रेटरी को कहते हैं कि हमने उन्हें इनसे वादा कर दिया था कि हम उन्हें लोन देंगे। सॉन्ग कहता है तुम्हें एक काम करना है कि नहीं, जाओ और उन्हें लोन का मना कर दो। सॉन्ग सेक्रेटरी को लात मारता है और वहां से भगा देता है। हम रूम के बाहर युक बोंग बो को देखते हैं जो अंदर की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद हम सेक्रेटरी को टॉयलेट में रोता हुआ देखते हैं, जिस पर मिस्टर बोंग के सेक्रेटरी को से पूछते हैं कि तुम ठीक हो। सेक्रेटरी को कहते हैं मैं अगले साल 33 का होने वाला हूँ, वह मुझे हमेशा स्टूपिड कहता रहता है। मिस्टर बोंग कहते हैं कि वह तुम्हें जितनी भी बार मारे उसको रिकॉर्ड कर लो और HR से उसकी रिपोर्ट कर देना। उसके बाद हम जो को मॉल में देखते हैं जहाँ वह सॉन्ग के लिए शर्ट खरीद रही होती है। वहाँ जो जिन से मिलती है और उससे पूछती है कि उसके पति पर कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी। जहाँ जो जिन को बताती है कि यह एक बर्थडे प्रेजेंट है। जिन जो को शर्ट पैक करके देती है और सोचती है कि बर्थडे तो उसके पति का भी है। जब वो केक खरीद रही होती है तब उसकी मुलाकात फिर से जिन से हो जाती है। जिन जो को हाय बोलती है और कहती है कि आज मेरे पति का भी बर्थडे है। उसके बाद हम पहले सॉन्ग के घर को देखते हैं जहाँ सॉन्ग की बेटी मी हो को देखते हैं जिसके पास उसका भाई कौन आता है और मी हो के टेबल पर गिफ्ट रख कर कहता है किसी फादर को दे देना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे सॉन्ग के घर का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग सॉन्ग को सरप्राइज देते हैं और सॉन्ग का बर्थडे खुशी खुशी मनाते हैं। इसके बाद हमें जिनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन केक लेकर आई होती है और टेबल पर बच्चों के गिफ्ट रखे देखती है। इसे देखकर जिन दुखी होती है। तभी बाहर रिंग बजती है जहाँ पर किसी ने सॉन्ग के बर्थडे पर उसके घर पर फ्लावर भेजे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारा प्यार हमेशा रहेगा। उसके बाद हम सॉन्ग को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारता है। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो शराब पी रही होती है और सो पे पर ही सो जाती है। उसके बाद हमें जिन के फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि जिन ने सॉन्ग को सबसे पहले एक लाइब्रेरी में देखा था जहाँ सॉन्ग का दोस्त उस लाइब्रेरी में चल रहे सॉन्ग के बारे में बता रहा होता है कि यह सॉन्ग और मूवी दोनों का नाम लव इज मैनी स्प्लेंडर थिंग्स है। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जहाँ वह उठकर कैंडल जलाकर केक की तरफ देख रही होती है। उसके बाद जिन अपने बच्चों का गिफ्ट देखती है जहाँ बच्चों ने गिफ्ट के तौर पर एक बुक दी होती है जिसका टाइटल होता है बाय डू यू लिव। इसे देखकर जिन रोती और हंसती है और जिन रोते हुए केक खाती है। उसके बाद हम सॉन्ग को ऑफिस में देखते हैं जो न्यूज़ पढ़ता है कि उसांग ने उसांग मोटर्स में 120 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और उसे उस रात की बात याद आती है जहां मिस्टर किम ने उसे $300 मिलियन देने को कहा था। सॉन्ग अपनी डायरी निकालता है और उसमें कुछ लिखता है और उसे वापस रख देता है। उसके बाद हम मिस्टर बैंग को मिस्टर हो जंग चुन के साथ देखते हैं जहाँ मिस्टर बैंग मिस्टर हो से माफी मांगते हैं, जिस पर मिस्टर हो कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने साइन नहीं किए थे। वैसे तुम्हें अपनी उम्र से 7 साल छोटे मिस्टर सॉन्ग के नीचे काम करने पर कैसा लग रहा है? वैसे यदि तुम साथ दो तो हम उसे नीचे ला सकते हैं। क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं है? तुम्हें भी ब्रांच मैनेजर बनने का मौका तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद हम दूसरे सॉन्ग को देखते हैं जो कि बैंक में लोन लेने आया होता है, लेकिन वहाँ सेक्रेटरी उसे बताते हैं कि वह 1 हफ्ते पहले लोन ले चुका है इसलिए उसका दूसरा लोन नहीं मिल सकता। सॉन्ग कहता है उसने लोन नहीं लिया, लेकिन सेक्रेटरी को कहते हैं कि आप लोन ले चुके हैं इसलिए आपको फिर से लोन नहीं मिलेगा। जिसके बाद सॉन्ग रेस्टोरेंट के पुराने मालिक को फोन करके पूछता है कि कहीं आपने
तुमने रेस्टोरेंट पर लोन तो नहीं लिया? जिस पर पुराना मालिक उसे कहता है कि तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, मैंने ऐसा कोई लोन नहीं लिया, और वैसे भी तुमने कहा था तुम लोन लेकर मेरे पैसे चुकाओगे। उसके बाद सॉन्ग सेक्रेटरी उसे कहता है कि उसने कभी लोन नहीं लिया, आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी, आपको एक बार और चेक करना चाहिए। तभी वहाँ पहला सॉन्ग आता है और कहता है कि क्या समस्या है, जिस पर दूसरा सॉन्ग कहता है कि आप लोगों से कोई गलती हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने लोन ले लिया लेकिन मैंने कभी लोन नहीं लिया। जिस पर पहला सॉन्ग गुस्सा होता है कि क्या तुमने बैंक को ऐसे ही समझ रखा है, और उसकी रिकॉर्ड चेक करता है और कहता है कि तुम $2 लाख का लोन ले चुके हो। जिस पर दूसरा सॉन्ग कहता है कि मैंने कभी लोन नहीं लिया, मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें मुझे आज जमा करना था, मैं 10 साल से सेब का काम कर रहा हूँ, मैंने वह रेस्टोरेंट अभी खरीदा है, मुझे उसे सोमवार को पैसे देने हैं, यदि मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रेस्टोरेंट के पैसे देने के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा है, यदि मुझे लोन नहीं मिला तो मैं अपना घर खो दूंगा। जिस पर पहला सॉन्ग कहता है तुमने बैंक को क्या समझ रखा है, तुम जैसे लोग बैंक की सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ दूसरा सॉन्ग कहता है कि मैंने लोन नहीं लिया लेकिन उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने सॉन्ग के नाम पर लोन लिया होता है, जो किसी को बता रहा होता है कि दूसरा सॉन्ग बैंक आया था लोन लेने के लिए। यदि उसने यह साबित कर दिया कि उसने लोन नहीं लिया तो हमारा काम यहीं खत्म हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। इस पर सामने से मैसेज आता है कि थोड़ा टाइम निकालो और उसके बाद सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर देना। वह पूछता है कि कैसे टाइम निकाले, जिस पर सामने से मैसेज आता है कि कार एक्सीडेंट। उसके बाद हम पहले सॉन्ग को अपने दोस्त के पास देखते हैं। सॉन्ग अपने दोस्त से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करो। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि बैंक में रॉबरी करना मुझे ज्यादा सूट करेगा। सॉन्ग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने अपनी जिंदगी में इतना हार्डवर्क क्यों किया है, मेरे तुम ही एक सच्चे दोस्त हो। वो अचानक से जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगी है। हाई स्कूल में फर्स्ट प्लेस में आने के लिए मैं जिस लड़के से लड़ रहा था वह क्लास 3-5 में था। स्कूल में मेकअप क्लास के बाद मैं बास्केट खेल रहा था, तब उसके क्लासरूम की लाइट ऑन थी, वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मैंने बॉल को बास्केट में फेंका लेकिन मुझे पता नहीं कि बॉल अंदर गई कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी क्लासरूम की तरफ दौड़ लगा दी थी, क्योंकि मुझे उस लड़के को हराना था। मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वह बास्केट बॉल के अंदर गई थी या नहीं, लेकिन आज मुझे अचानक से वह बात याद आ रही है। उसका दोस्त कहता है कि क्या हुआ, तुम अचानक ऐसी बात क्यों कर रहे हो। उसके बाद सॉन्ग घर जाकर सीधे बिस्तर पर सो जाता है। जिन और सॉन्ग एक कमरे में सोते जरूर हैं लेकिन उनके बीच बहुत दूरियां हैं। उसके बाद हम सेकंड सॉन्ग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ सॉन्ग बैंक लोन के कारण बहुत टेंशन में होता है। सॉन्ग के फादर सॉन्ग से कहते हैं तुमने रेस्टोरेंट खरीदने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोन लेकर रेस्टोरेंट खरीदना जरूरी था क्या। सॉन्ग कहता है कि डैड आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। इसी सॉन्ग से कहती है जो शर्ट मॉम खरीद कर लाई थी आपने क्यों नहीं पहनी, क्या वह आपको पसंद नहीं आई। सॉन्ग कहता है मुझे वह बहुत पसंद आई है, और वह सभी खुशी खुशी डिनर करते हैं। सुबह सॉन्ग तैयार हो रहा होता है, उसे अपनी एक वॉच नहीं मिलती तो वह दूसरी वॉच पहनकर कार पार्किंग में आकर चेयरमैन ली को फोन करके बताता है कि वह घर से निकल रहा है। वहीं दूसरे सॉन्ग से लोन की टेंशन में खाना जल जाता है, उसे कुछ याद आता है तो वह रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेकर घर से कार लेकर निकल जाता है। हम दोनों सॉन्ग को अपनी अपनी कार ड्राइव करते देखते हैं। तभी कुछ लोग बाइक से आते हैं जो दूसरे सॉन्ग की कार के बाजू से निकलते हैं, तो सॉन्ग ब्रेक लगाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। वहीं पहला सॉन्ग आसमान में पक्षी उड़ते देखता है, तभी एक पक्षी उसकी विंडो से आकर टकरा जाता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। सामने खड़ी कार को बचाने के लिए वह जैसे ही कार बाजू में मोड़ता है तो उसकी कार को भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे पहले सॉन्ग को बहुत चोट लगती है। जिसके बाद सॉन्ग को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। वहीं ये खबर जिन को पता चलती है तो उसे लगता है कि इसका सब कुछ छिन गया। पहले सॉन्ग की माँ और बहन भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं, सॉन्ग की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगते हैं। वहीं दूसरे सॉन्ग को भी हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन दूसरे सॉन्ग को ज्यादा चोट नहीं आती। उसकी फैमिली भागती हुए हॉस्पिटल आती है जो बहुत घबराए हुए होते हैं। डॉक्टर सॉन्ग की फैमिली को बताता है कि सॉन्ग की ना तो कोई हड्डी टूटी है ना ही उसके शरीर में कहीं दर्द है, वह 3 हफ्ते में घर जा सकता है, जिससे सुनकर जो बहुत खुश होती है। वहीं पहले सॉन्ग की हालत बहुत गंभीर होती है। डॉक्टर सॉन्ग की फैमिली को बताता है कि सॉन्ग की हालत बहुत खराब है, उसे बहुत चोट आई है, वह अभी कोमा में है। यदि सर्जरी सक्सेसफुल भी होती है तो 90% चांस है कि वह जिंदगी भर के लिए ब्रेन डेड रहेगा। 70% चांस है कि उसकी सर्जरी के दौरान मौत हो सकती है। पहले सॉन्ग की महावांग जिनको थप्पड़ मार के कहती इस बिच ने मेरे बेटे के साथ ये सब किया है, मुझे पता था तेरे नसीब में विधवा होना लिखा था, इसलिए मैं उसे तुझसे शादी करने से रोक रखना चाहती थी। तो जिस चीज को भी टच करती है वह राख बन जाती है। इस पर सॉन्ग की सिस्टर कहती है कि मॉम आप कैसी बात कर रही हैं, जिन भी बहुत दुखी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वही जिन को बहुत दुख हो रहा होता है। उसके बाद हम आतो को देखते हैं जो स्क्रीन में देखता है, उसमें उसे सॉन्ग हुल चुल की डेट का टाइम 12 मिनट बता रहा होता है। तभी आतो दूसरे सॉन्ग के बाद का दरवाजा खोलता है और देखते देखते दूसरे सॉन्ग की बैठे बैठे मौत हो जाती है। जो आती है और सॉन्ग से कहती है तुम बैठे बैठे कैसे सो गई, चलो बिस्तर पर लेट
जाओ। जो को एहसास होता है कि सॉन्ग की मौत हो गई है, वह जोर जोर से उसका नाम लेकर रोने लगती है। सॉन्ग की फैमिली सॉन्ग का अंतिम संस्कार कर देती है। हाँ, तो जब चल रहा होता है तो उसे कुछ एहसास होता है और उसे पता चलता है कि उसने गलत सॉन्ग की आत्मा को निकाल लिया। वह हॉस्पिटल आकर पहले सॉन्ग को देखता है जहाँ उसे उसकी गलती का एहसास होता है। स्क्रीन औरतों को बताती है कि इस व्यक्ति का नाम भी सॉन्ग हुलचुल है और स्क्रीन पर कोड रेड लिखा आता है और औरतों को इमीडिएट एक्शन लेने को कहा जाता है। वहीं पहले सॉन्ग अपने उस पल में होता है जब वह अकेला बास्केटबॉल खेल रहा होता है। वह बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और इस बार जाने की बजाय वह बॉल को देखता है जो बास्केट में चली जाती है, जिस पर सॉन्ग खुश होता है। फिर हम दूसरे सॉन्ग की आत्मा को देखते हैं जो कहीं भटक रही होती है, लेकिन चलते चलते अपने फ्यूनरल पर आ जाती है। वह अपनी फैमिली से कहता है कि बंद करो इसे, यदि तुम मेरी बॉडी को जला दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। हाथों पास में खड़ा होकर ये देख रहा होता है। वहीं डॉक्टर पहले सॉन्ग को डेड घोषित कर देता है। उसके बाद हम पहले सॉन्ग के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग की फैमिली रो रही होती है और डॉक्टर सॉन्ग की बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी उन्हें सॉन्ग का हाथ दिखता है तो वह वहीं बेहोश हो जाता है। सॉन्ग ऐसे उठता है जैसे वह सोकर उठ रहा है। सॉन्ग को जिंदा देखकर उसकी फैमिली में सभी चौंक जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है।